नमस्ते साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की असाधारण अवकाश की कि ये जो अवकाश है वो किस प्रकार से स्वीकृत किया जाता है एक सरकारी कर्मचारी को, और उसके जो प्रभाव हैं वो क्या सर्विस पर रहते हैं। अगर वो मेडिकल आधार पर लिया है तो उसका क्या प्रभाव सर्विस पर रहेगा, क्या उसका प्रभाव इंक्रीमेंट पर रहेगा। अगर वो प्राइवेट अफेयर्स के लिए अवेल किया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तो उसके जो प्रभाव है वो इंक्रीमेंट और सर्विस पर क्या रहेंगे। साथ ही साथ ईयूएल जो है उसके अर्जित अवकाश पर अर्नड लीव पर क्या प्रभाव रहेगा। इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है उसको FRSR पार्ट 3 जो जिसमें कि लीव रूल्स को डिफ़ाइन किया गया है उसमें इसको रूल जो 32 है उसमें इसको डिफ़ाइन किया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है ईयूएल जो है वो उसको विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार ग्रांट किया जा सकता है। वो विशेष परिस्थितियाँ कौन सी है? जब किसी एम्प्लॉय के पास जो अन्य किसी प्रकार की जो लीव है वो एडमिजिबल नहीं है, या उसके पास लीव एडमिजिबल है, शेष है, परंतु गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इन राइटिंग जो है वो ईयूएल के लिए अप्लाई करता है, तो उस स्थिति में भी ईयूएल जो है वो स्वीकृत की जा सकती है। ईयूएल का जो सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो वेतन पर रहता है कि ईयूएल पीरियड के दौरान जो है वो वेतन नहीं मिलता, अर्थात ये एक अवैतनिक अवकाश है। ईयूएल किसके द्वारा सैंक्शन की जाएगी तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ईयूएल को जो है सैंक्शन करने के लिए अथॉरिटी जो है वो जो हमारे लीव रूल्स हैं उसका रूल 3C जो है उसमें अथॉरिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो लीव रूल को ईयूएल को स्वीकृत कर सकती है। मोस्टली जो ईयूएल जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी या HOD द्वारा ही स्वीकृत की जाती है। साथ ही साथ विभिन्न समय पर जो कंसर्न हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा भी ऐसी जो डेलीगेशन है वो अपने सबॉर्डिनेट को समय समय पर प्रदान की गई है। हम उनके थ्रू उनका जो अथॉरिटी जो है उसके गो थ्रू हम होते रहें, तो हमारे ध्यान में रहेगा कि कौन कौन सी अथॉरिटी जो है वो एम्पावर्ड है ईयूएल को सैंक्शन करने के लिए। ग्राउंड्स डिस्कस करते हैं हम कि किन ग्राउंड्स पर जो है ईयूएल सैंक्शन हो सकती है। तो ईयूएल को जो है वो मेडिकल आधार पर लिया जा सकता है, अस्वस्थता चिकित्सा के आधार पर लिया जा सकता है, हायर स्टडी के लिए इसको लिया जा सकता है, सिविल कमोशन मीन्स बंद है, कर्फ्यू है, ऐसी कोई अन्य प्रकार की स्थिति है तो उसको सिविल कमोशन में गिना जाता है, तो उस आधार पर इस लीव को लिया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट अफेयर्स के अलावा जो ऊपर की 3 की श्रेणी में शामिल है तो उसके अलावा जो कार्य होंगे वो प्राइवेट अफेयर्स में होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईयूएल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है उसका सर्विस पर क्या प्रभाव रहता है, पेंशनरी बेनिफिट्स पर क्या प्रभाव रहता है, या एनुअल इंक्रीमेंट पर क्या प्रभाव रहता है। तो FRSR पार्ट 1 उसका रूल 26 जो है उसमें इसको डिफ़ाइन किया गया है कि अगर ईयूएल जो है वो विद मेडिकल है, फॉर हायर स्टडी है या सिविल कमोशन में उसको लिया गया है तो उसका जो है वो पेंशनरी बेनिफिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात वो जो ईयूएल का जो पीरियड होगा उसको जो है वो जब हमारे पेंशन के समय हमारे टोटल सर्विस की कैलकुलेशन की जाएगी तो उसमें जो वो पीरियड जो है वो ऐड होगा, काउंट होगा। साथ ही साथ इंक्रीमेंट्स के लिए भी ये पीरियड जो है वो काउंट होता है। अर्थात हम बात करें कि ईयूएल अगर मेडिकल के साथ है या हायर स्टडी के लिए है या सिविल कमोशन के आधार पर ली गई है तो उसका सर्विस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अवैतनिक अवकाश वो अवश्य रहेगा। अब हम बात करते हैं ईयूएल विदाउट मेडिकल। अगर किसी एम्प्लॉय ने प्राइवेट अफेयर्स के लिए जो है वो ईयूएल सैंक्शन करवाई है, ली है, तो उस स्थिति में तो उसका प्रभाव जो है वो सर्विस पर भी पड़ता है और साथ ही साथ इंक्रीमेंट पर भी पड़ता है। तो क्या प्रभाव है? तो एक तो कि उस पीरियड को जब हमारे रिटायरमेंट के समय हमारे टोटल सर्विस की गणना जब की जाएगी तो उस समय इसको जो है पेंशन बेनिफिट्स के लिए गिना नहीं जाएगा, अर्थात टोटल सर्विस में से इस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ACPS के लिए पीरियड काउंट नहीं होता, एनुअल इंक्रीमेंट के लिए भी ये पीरियड काउंट नहीं होता। जब हमारी एनुअल इंक्रीमेंट जो हमारी ड्यू डेट होगी एनुअल इंक्रीमेंट उसमें इस ईयूएल को जो विदाउट मेडिकल है उसको प्लस किया जाएगा और जो डेट आएगी उस डेट से हमें जो है वो उस ईयर की इंक्रीमेंट दी जाएगी, बशर्ते कि अवधि जो है वो महीने से ज़्यादा है। और नेक्स्ट जो एनुअल इंक्रीमेंट आएगी वो सदा के लिए जो है वो वही एनुअल इंक्रीमेंट की डेट होगी, अर्थात हमारी इंक्रीमेंट जो है वो परमानेंटली
इंक्रीमेंट विल बी डेफर्ड परमानेंटली। और नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट है वो फर्स्ट ऑफ द मंथ ही होगी। इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई एम्प्लॉई है, उसकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो 1/7/2024 है और उसने 15 दिन जो है इससे पहले ईएल अवेल की। तो उसकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1/7/24, उसमें 15 दिन को हमने जो है वो ऐड कर दिया। तो उसकी ये जो डेट है 16/7/2024 आई। तो 16/7/2024 जब आई तो इस स्थिति में उसकी जो इंक्रीमेंट पर उस 15 दिन की ईएल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूल 26(12) ऑफ द FRSR पार्ट फर्स्ट ये कहता है कि ईएल की स्थिति में डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो हमेशा फर्स्ट ऑफ द मंथ ही रहेगी। तो इस स्थिति में इंक्रीमेंट जो रहेगी वो 1/7/24 ही होगी, बशर्ते को एम्प्लॉई जो है वो 1/7/24 को किसी अन्य लीव पर ना हो। दूसरा एग्जांपल है एक कि डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो 1/7/24 है और उसने जो लीव अवेल की 1/7/24 से पहले वो 36 दिन की। तो 36 दिन को विदाउट मेडिकल ईएल की बात कर रहे हैं हम, प्राइवेट अफेयर्स की ईएल की बात कर रहे हैं हम। और इस ईएल पीरियड को हम जो है वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट में प्लस करते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। 2024 ईयर पहले लिखते हैं 7, उसके बाद मंथ्स लिखते हैं, उसके बाद डेज लिखते हैं और 36 दिन हमने इसमें प्लस कर दिए। जब हमने इसमें 36 दिन जो है प्लस किए तो इसको, क्योंकि मंथ जो हमारा रहता है वो 30 महीने या 31 महीने का रहता है, तो इस स्थिति में हमने इसको क्या किया कि 37 जो बने, टोटल ये दोनों 37 जो बने, तो 37 को हमने 30 + 7 लिखा। तो 7 दिन बने और 30 के उसको हमने एक मंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो एक मंथ को हमने 7 में कैरी कर दिया तो 8 हो गया ये और 2024 आ गई। तो इस प्रकार ये जो डेट जो आई वो आई 7/8/2024, यानी कि 7 को इंक्रीमेंट लगनी है, परंतु 26/12 के नियम के अनुसार जो इंक्रीमेंट डेट जो होगी हमेशा फर्स्ट ही होगी। तो ये डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो होगी वो 1/8/2024, यानी कि उस साल जो है उस एम्प्लॉय को जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो दी जाएगी वो 1/8/2024 को जाएगी। और साथ ही इंक्रीमेंट जो शेष जो उसकी सर्विस है उसमें परमानेंटली डेफर कर जाएगी, अर्थात फ्यूचर सर्विस में उसकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगी वो 1/8 ही होगी। ये सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो इस स्थिति में पड़ेगा, परंतु वही है कि वो अवधि जो है अगर 30 दिन से ज़्यादा है तो। ईएल का जो है वो अर्न लीव पर भी प्रभाव रहता है। सबसे पहले तो हमें ये जाना कि जब भी कोई एम्प्लॉय ईएल पर होता है तो उसको जो है अर्न लीव और एचपीएल का क्रेडिट दिया ही जाता है, वो बंद नहीं होगा। परंतु हाँ, जब कोई एम्प्लॉय जो है ईएल पर होगा तो ईएल की स्थिति में उसने जो टोटल ईएल पीरियड जो अवेल किया है उसका जो है 1/10 जो है वो नेक्स्ट जो उसका हाफ ईयर शुरू होगा तो उसमें जो है उसके अर्न लीव से जो है वो लेस किया जाएगा 1/10, पर मैक्सिमम कितना जाएगा, तो जो उसको जो है वो अर्न लीव का क्रेडिट मिलेगा उससे ज़्यादा वो नहीं होगा। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि एक नॉन वेकेशन एम्प्लॉय है, उसने 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक जो 24 इस छमाही में जो है 170 ईएल जो है वो अवेल की। तो 170 के हिसाब से 1/10 जो उसका आता है वो 17 दिन आता है, परंतु उसको जो ईएल का जो क्रेडिट मिला है 1 जुलाई 2024 में वो मिला है 15 दिन। तो इस प्रकार से 15 दिन जो है उसको उसके जो क्रेडिट मिला उससे वो लेस हो जाएंगे, या जो भी उसका बैलेंस जो पहले था उसमें से वो लेस हो जाएंगे और बैलेंस वो आएगा। अर्थात अगर उसका बैलेंस 31 दिसंबर 30 जून 2024 का अगर ईएल का बैलेंस अगर 0 था और फर्स्ट को अगर उसको 15 दिन का बैलेंस, तो 15 दिन जो है लेस हो जाएंगे और उसका फिर बैलेंस अर्न लीव का 0 हो जाएगा। और वही अगर उसका बैलेंस ज़्यादा तो 15 दिन जो है वो लेस होंगे, जिनकी मैक्सिमम क्रेडिट जो होगा उससे ज़्यादा लेस नहीं होगा। तो इस प्रकार से ईएल का जो है वो अर्न लीव पर भी प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, आशा है कि आपको ये जानकारी लगी होगी। इस वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया कि ईएल क्या है, किन ग्राउंड्स पर उसको स्वीकृत किया जा सकता है, अथॉरिटीज़ कौन सी हैं उसकी स्वीकृत करने की, अगर हम मेडिकल के साथ अगर ईएल लेते हैं तो उसका क्या प्रभाव हमारी सर्विस पर पड़ेगा, क्या पेंशनर बेनिफिट्स पर पड़ेगा, एनुअल पर क्या पड़ेगा, और अगर विदाउट मेडिकल लेते हैं प्राइवेट अफेयर्स पर के लिए ईएल को हम अगर अवेल करते हैं तो उसका जो है वो हमारी इंक्रीमेंट पर प्रभाव पड़ता है, हमारी सर्विस पर प्रभाव पड़ता है, इंक्रीमेंट किस तरह से डेफर करती है, और साथ ही साथ ईएल पर अर्न लीव पर ईएल का
प्रभाव ईयूएल का प्रभाव क्या रहता है। उन सारी बातों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आशा है आपको ये जानकारी लाभकारी लगी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ है, वो बेहतर हो सके, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक कर्मियों से, अपने साथियों से शेयर करें। और साथ ही साथ मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि जब भी हम ऑफिस में किसी केस से डील करें तो सरकार की जो समय पर इंस्ट्रक्शन जो जारी की गई है उनको हम ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।